तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। देखिए अब तक हमने क्या कर चुके हैं। अब तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में क्या क्या कर चुके हैं, अगर आपने देखा हो। हमने अब तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब तक हम कर चुके हैं, याद करो एसएन रिएक्शंस। पिछली वाली क्लास में हमने देखा था, मतलब पिछली से पिछली क्लास में देखा था, ठीक है, सेकंड लास्ट क्लास में। वहां पे हमने क्या देखा था बच्चों, वहां पे हमने देखा था कि 12 टाइप की रिएक्शन देखी थी, SN1 SN2 का मैकेनिज्म देखा था। फिर हमने दूसरी टाइप की जो रिएक्शन की थी बच्चों, वो की थी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन, याद कीजिए। वहां मैंने आपको उसका मैकेनिज्म भी समझाया था, एलिमिनेशन कैसे होता है ये भी समझाया था, सेटजेफ रूल क्या होता है याद करें, सेटजेफ रूल कहां अप्लाई होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है ये भी समझाया था, ठीक है। ये सारी बातें देखने के बाद हमने क्या देखा था बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने बच्चों ये देखा था कि नियो पेंटाइल क्लोराइड में, क्योंकि जिसमें एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं होती, वहां पर बच्चों कैसे क्या होता है, वहां पर कैसे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। सबसे पहले वीडियो को यहीं पॉज करें और प्लीज अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन पे डालिए। जब तक आप अपनी अटेंडेंस डालेंगे, सच बताऊं, मैं वहीं पे आके आपको पीटूंगा। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे देखो दोनों का फायदा होगा, मैंने आपको पहले बताया है। आपका फायदा होगा कि आपकी रेगुलरिटी बनी होगी, वीडियो को उसी दिन देखने की कोशिश किया करें। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा फायदा होगा, मुझे पता लगेगा कि कौन बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे अटेंटिव है। चाहे आप मेरे से पहले पढ़े हुए हैं या फिर नहीं पढ़े हुए हैं, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपनी अटेंडेंस, अपनी उपस्थिति क्या करनी है, दर्ज करनी है। कहां पे? कमेंट सेक्शन पे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जो कि है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होंगी। मेटल के साथ क्या क्या रिएक्शन होगी? पहला होगा विद मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम के साथ एल्काइलाइड कैसे रिएक्ट करता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये रिएक्शन दो चरणों में होगी, दो स्टेप्स में होगी। पहले देखो क्या होगा, आपने लिया बच्चों क्या, एल्काइल हैलाइड RX, ये आपका एल्काइल हैलाइड है बच्चों। इसकी रिएक्शन कराई आपने Mg से, इन प्रेजेंस ऑफ सूखा ईथर, ड्राई ईथर। तो होगा क्या बच्चों, आप RX की रिएक्शन Mg से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या होगा, RMgX, RMgX। और ये क्या होता है, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं GR। यह GR का फुल फॉर्म ना ही गोदूराम है, यह GR का फुल फॉर्म ना ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सॉरी ना ही गुरु रंधावा है। इसका फुल फॉर्म है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट, ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैंने अब तक बच्चों क्या बताया आपको, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, क्या बच्चों, कि जब हम RX की रिएक्शन कराएंगे Mg से, तो बनेगा क्या, RMgX बनेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX बच्चों याद करो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चले बच्चे, चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। अब ये जो RMgX है, अब इसकी रिएक्शन चाहे आप वाटर से कराओ, चाहे इसकी रिएक्शन आप अल्कोहल से कराओ, चाहे इसकी रिएक्शन आप अमाइन से कराओ, सॉरी अमोनिया से कराओ, या आप अमाइन से कराओ, ठीक है, सबके साथ या और भी बहुत सारे कंपाउंड साथ रिएक्शन कराओगे, सब में जो प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा, एल्केन देगा। तो ध्यान रखना, RMgX क्या करता है, सबके साथ प्रोडक्ट क्या देता है बच्चों, सबके साथ क्या प्रोडक्ट देता है, सबके साथ प्रोडक्ट एल्केन देता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड यही है, इसको नोट कर लेना। सबके साथ प्रोडक्ट क्या करता है, एल्केन देता है। अब कैसे देता है एल्केन, मैं आपको समझाता हूं। देखो देखो, ये जैसे मान लो RMgX है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मान लो मैंने कराई वाटर से। अब वाटर से कराई तो HOH होता है वाटर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली RMgX पे देखो, Mg मेटल है तो Mg पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये वो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टाइप की होगी, बट यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मेटल, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा क्या, ये H वाला तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये Mg वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, RH प्लस Mg के साथ X और OH, आयनिक कंपाउंड बन गया। बात क्लियर है? तो ये आपका क्या बना बच्चों, एल्केन बन गया। ये मेरी बात क्लियर है, बोर्ड पे आपको सब समझ में आया क्या हुआ। तो मैंने क्या बोला, RMgX की रिएक्शन जब हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एल्केन बनेगा। यहां तक बात क्लियर है, ये एल्केन समझ में आया कैसे हुआ। R क्या होता है, CH3 और H क्या बन गया बच्चों, CH4, एल्केन, मीथेन, ठीक। यहां तक बच्चों क्लियर है। चलो आपको अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा ले लेते हैं, बताओ, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने अभी तक क्या बताया बच्चों आपको, मैंने आपको ये बताया कि RMgX की रिएक्शन अगर मैं ज्यादातर किसी के साथ भी कर रहा हूं तो क्या बना देता है वो,
वो बना देता है आपको क्या, एल्केन। अब देखो अगर अमोनिया के साथ कराई, अमोनिया NH3 के साथ कराई किसकी रिएक्शन मैंने बच्चों, NH3 के साथ रिएक्शन कराई मैंने किसकी, क्या कहते हैं, RMgX की, तो क्या हुआ देखो वही सेम RMgX प्लस NH3 का एक H से बाहर निकाल के लिख दो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ मेटल है तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, वही हो जाएगा बच्चों RH प्लस MgX NH2। सिमिलरली आप यही रिएक्शन ROH के साथ भी करा सकते हो, आप कोई भी के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। नोट्स में आप बाकी कंपाउंड देख लेना, नोट्स मैंने आपको याद करो 6th या 7th वीडियो में मैंने क्या करा है, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैंने क्या कर रखा है, आपको लिंक डाल रखा है गूगल ड्राइव का, वहां से वो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। चलो अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल में पहली तो देख लिया आपने विद मैग्नीशियम, और अगली देखते हैं विद सोडियम। अगली देखते हैं बच्चों क्या, विद सोडियम। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, वुड्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। अब देखो वुड्स रिएक्शन क्या कहती है, बहुत इजी सी रिएक्शन है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर मान लो, ध्यान से देखना, अगर मान लो आपने क्या किया, आपने लिया एल्काइल हैलाइड CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराई आपने 2 सोडियम मॉलिक्यूल के साथ, और इसका एक और मॉलिक्यूल लिया आपने CH3Cl। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ये भी आपके पास मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, और ये भी आपके पास बच्चों मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, और साथ में मैंने क्या लिया, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल लिए। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको उल्टा करके लिखो, और फिर क्या होगा बच्चों, यहां से क्या निकल गया, ये निकल गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, और ये CH3 कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे बच्चों, CH3 प्लस 2 NaCl। ये पूरी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, सूखे ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। सिंपल सा नाम है, क्या नाम है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, एल्केन इज प्रोड्यूस, एल्केन इज फॉर्म। यहां तक बात क्लियर है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये वुड्स रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। काम की बात समझने की कोशिश करना बच्चों, क्या है ये आप 11th में से पढ़ चुके हैं, बट काम की बात समझने की कोशिश करना। यहां पे जो आपने एल्काइल हैलाइड का जो एक मॉलिक्यूल लिया था, ऐसे असली में 2 मॉलिक्यूल लिए, बट एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने, एक मॉलिक्यूल में कार्बन 1 है, और यहां पे जो एक मॉलिक्यूल बना उसमें कार्बन कितने बच्चों, 2 कार्बन है। तो जब भी कोई ऐसी रिएक्शन हो जहां रिएक्टेंट में कार्बन कम हो और प्रोडक्ट में कार्बन ज्यादा आ रहे हो, उस टाइप की रिएक्शंस को बच्चों क्या बोलते हैं, स्टेप अप रिएक्शन। प्यार से देखना बच्चों, बहुत इजी है, ध्यान रखना। मुझे पता है आप लोगों का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे ही होगा। अगर रिएक्टेंट साइड कार्बन कम हो और प्रोडक्ट साइड कार्बन बढ़ जाए विद इन अ मॉलिक्यूल, यहां मॉलिक्यूल में 1 कार्बन था और यहां मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो जब विद इन अ मॉलिक्यूल कार्बन का अमाउंट बढ़ जाए, कार्बन का नंबर बढ़ जाए बच्चों, तो वो क्या रिएक्शन कहलाती है, स्टेप अप रिएक्शन कहलाती है। वेयर एज अगर यहां मान लो 3 कार्बन होते और प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन बनते, तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। ये हमने 11th में से पढ़ रखा है अगर आपको याद हो, बट कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस रिपीट कर दिया मैंने आपको। स्टेप अप रिएक्शन क्या हो गई, जिसमें कार्बन क्या हो जाएंगे बच्चों, डबल हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है। प्लीज अटेंडेंस देना मत भूलना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, अटेंडेंस देना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस प्लीज वहां पे अपना नाम मेंशन करो। यहां तक क्लियर हो गया। इस रिएक्शन हम बोलते हैं किस, कैसी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, सिंपल वुड्स रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल वुड्स रिएक्शन। अब ये काम अगर एराइल हैलाइड में हो, ध्यान से सुनना, एराइल हैलाइड में, एराइल हैलाइड में कैसे, या फिर एक बार पहले मैं आपको मिक्स वुड्स करा देता हूं, फिर आपको एराइल हैलाइड वाली मैं आगे ही कराऊंगा। पहले मैं मिक्स वुड्स करा देता हूं। मिक्स वुड्स में क्या होगा, देखो यहां तो इस मॉलिक्यूल में भी 1 कार्बन था और इस मॉलिक्यूल में भी 1 कार्बन था। यहां तक बात क्लियर है। दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल थे जो आपने लिए थे, दोनों एल्काइल हैलाइड बच्चों सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड थे, इसलिए इस टाइप की वुड्स रिएक्शन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, सिंपल वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। बट अगर एल्काइल हैलाइड दोनों में डिफर करें तो क्या, देखें एग्जांपल से समझते हैं। जैसे CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गड़बड़ कर देते हैं बच्चे इसमें। देखो CH3Cl 1 कार्बन का आपके पास था, मिथाइल क्लोराइड था,
CH3CH2Cl, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड था, 2 कार्बन का था। अब आप इन दोनों का वुड्स करा रहे हो, वुड्स में क्या होता है आपको पता ही है, 2NaCl निकल जाएगा और दोनों को मिला देंगे, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया। बट ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ऐसी गलती करोगे तो वहीं पे आके मैं आपको चांटे लगाऊंगा। गलती क्यों नहीं करना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्योंकि बेटा जागते रहो ना, सोना नहीं। गलती इसलिए मत करना बच्चों, क्योंकि होगा क्या, देखो मैं समझाता हूँ। ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर बीकर में हो रही है, कंटेनर में हो रही है, यहां तक बात क्लियर है। इस कंटेनर में इसके खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, 50, 100, 150। सेम इसके भी खूब मॉलिक्यूल्स होंगे, 50, 100, 150। सेम इसके भी खूब मॉलिक्यूल्स होंगे, 50, 100, 150। यहां तक बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिएक्शन कभी एक एक मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअली तो कराते नहीं है, रिएक्शन तो एज अ होल करवाते हैं, एक कंटेनर में करवाते हैं, एक बीकर में कराते हैं, एक फ्लास्क में करवाते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो अब होगा क्या, ध्यान से समझो। ये मॉलिक्यूल घूम रहा होगा, ये मॉलिक्यूल भी घूम रहा होगा और ये मॉलिक्यूल भी घूम रहा होगा। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर CH3Cl प्लस 2Na और घूमता घूमता ये मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अगर जाके मान लो इसने कंडेंसेट कर दिया, मतलब ध्यान समझने की कोशिश करना, देखो इसके मॉलिक्यूल भी और इसके मॉलिक्यूल भी हैं। अब ये पास जाते जाते क्या हो गया, मान लो इसको रास्ते में खुद ही का मॉलिक्यूल मिल गया। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या हो सकती है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मान लो एक सिंपल सी बात समझाता हूं, बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है बट समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो यहां पे भी एक कार्बन का था, यहां पे भी एक कार्बन का था, मान लो यहां लड़के थे और यहीं भी लड़के थे। अब हमारी रिएक्शन हो रही है, लड़ाई हो रही है, मान लो ये लड़कों की और इस लड़कों की लड़ाइयां हो रही है। तो लड़कों लड़कों में अगर मान लो घूसे का मैच हो रहा है, लड़ाई का देखो इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करना, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, इनका और इनके बीच में लड़ाई हो रही है, आंख में पट्टी बंधी हुई है। तो मेरे को बात बताओ, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लड़का लड़के को घूसे मारेगा, क्योंकि मार्केट में या फिर पूरे जो कमरे में जिनके आंखों में पट्टी है वो सारे सारे लड़के। बात समझ में, मतलब सिमिलर है। यहां पे देखो ये एक कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला है। मान लो आपने आंखों में पट्टी बंद करके एक लड़कों और लड़कियों को एक तरह से एक दूसरे को घूसे मारने का एक कॉम्पिटिशन रखा आपने। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आंख पे पट्टी बंधी हुई है, या तो लड़का लड़के को घूसे मारे, या लड़की लड़की को घूसे मारे, या फिर लड़का लड़की को घूसे मारे, या लड़की लड़के को घूसे मारे। वो तो बात है कि लड़ाइयां तो लड़ाई हो गई। क्या 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताओ क्या क्या। क्या लड़का लड़के को घूसे मारे, या लड़की लड़की को घूसा मारे, या लड़का और लड़की एक दूसरे को घूसे मारे। सेम यहां पे भी यही पॉसिबिलिटी अराइज होगी। एक मॉलिक्यूल का ये है, एक कार्बन का सॉरी ये है, 2 कार्बन का बच्चों ये है, तो पॉसिबिलिटी क्या अराइज होगी, या तो एक कार्बन वाला एक कार्बन के साथ रिएक्शन मिलकर क्या कर ले, वुड्स बना ले। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ बच्चों, CH3 प्लस 2NaCl। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या हो सकती है बताओ बच्चों, ये है पॉसिबिलिटी नंबर 2। P2 क्या हो सकती है, ये तो हो 2 कार्बन का C2H5Cl, जो कि देखो ये रहा, इसको मैंने C2H5 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना बच्चों, इतना तो अब सीख ही गए हो गए आप। प्लस 2Na प्लस दूसरा भी ध्यान रखना C2H5Cl ये, या मान लो ये हो गया। तो अब बताओ क्या होगा, कितने कार्बन का हो जाएगा, बताओ कितने कार्बन का हो जाएगा, 4 कार्बन का हो जाएगा क्या, देखो फटाफट बोर्ड पे, क्या 4 कार्बन का हो जाएगा। प्लस NaCl तो अलग बात है, प्लस NaCl तो छोड़ो, यहां तक बात क्लियर है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, तीसरी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 3 P3। PC3 क्या हो सकता है, ये तो एक कार्बन का है और दूसरा मॉलिक्यूल कितने कार्बन का हो जाए बच्चों, दूसरा मॉलिक्यूल 2 कार्बन का हो जाए। तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हम अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड लेंगे और उसका वुड्स रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास पूरा मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, पूरा मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर किस किस का, 2 कार्बन का, 4 कार्बन का और 3 कार्बन का। ठीक है, इन तीनों कार्बन के एल्केन्स का, 2 कार्बन के एल्केन मतलब इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनका मिक्सचर मिलेगा आपको अगर मैं इसका क्या कराऊंगा, वुड्स कराऊंगा। तो ये एक सिंपल वुड्स नहीं है, इसमें पूरा मिक्सचर और कॉम्बिनेशन चल रहा है बच्चों। इसलिए इस टाइप की वुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस टाइप की वुड्स को बोलते हैं मिक्स वुड्स। यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको, प्लीज रिवाइज कर लेना। प्लेलिस्ट है ही आपके यूट्यूब चैनल पे, करियर मेंटर्स पे, वहां आप गो थ्रू करें अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप शुरुआत से वीडियो देखें। अब जो आगे आने वाली वीडियो से मैं कोशिश करूंगा ऐसा जो ये कैमरा वाला इंटरेक्शन यही करूं, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन वाला इंटरेक्शन ना करूं। ठीक है, और आप प्लीज अपने कॉमेंट सेक्शन में, पिछले 2 वीडियोस में भी आपको मैंने कहा है कि प्लीज अटेंडेंस लिखना चालू करें। ठीक है, प्लीज अटेंडेंस लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, मेरे को लगता है आप लोग मेरी हेल्प करेंगे।
तो चलिए बच्चों फिर आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। आपका रिएक्शन विद मेटल्स यहीं पे खत्म होती है। तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड यहीं पे खत्म होती है। अब आएगा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, अब एराइल हैलाइड होता क्या है ये तो आप जानते होंगे मेरे हिसाब से। आप मेरे हिसाब से एराइल हैलाइड जानते हैं। एराइल हैलाइड कुछ नहीं होता बच्चों, जब बेंजीन रिंग पे क्या लगा रहता है, हैलोजन लगा रहता है। ठीक है, जब बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगा रहता है, जैसे कि मान लो ये आपकी बेंजीन रिंग है और इस पे मान लो मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्लोरोबेंजीन जो है ये एक एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने वहां केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, एल्काइल हैलाइड की, और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बच्चों याद करो। हमने 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी हमने वहां पे एसएन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी पढ़ी थी बच्चों हमने क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी बच्चों हमने क्या पढ़ी थी याद करो, रिएक्शन विद मेटल्स। ये हम पढ़ चुके हैं और इसको हम ढंग से एक बार देख भी चुके हैं। इसकी 12 रिएक्शंस हैं, उनको थोड़ा सा याद करना क्योंकि वो बहुत एग्जाम में आती हैं। ठीक है, और वहां वो साइनाइड आइसोसाइनाइड वाला जो पंगे थे वो भी देखना क्योंकि वो बहुत याद करने की इंपॉर्टेंट चीज है वो। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड क्या होती है इसको हम देखते हैं बोर्ड पर। देखो एराइल हैलाइड कैसी कैसी रिएक्शन शो करता है ये हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, बट कैसी कैसी रिएक्शन शो करने से पहले हम एक इसका कंपैरिजन करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ कि एल्काइल हैलाइड के तुलना में ये ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो जो हम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में या फिर एक हेडिंग हम ये समझेंगे क्या कि एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव, एराइल हैलाइड is less reactive than alkyl halide towards SN reaction, towards SN reactions। SN reaction मतलब बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसका हम रीजन भी देखेंगे साथ ही साथ। तो क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है मैं पहले बताता हूं। पहले क्वेश्चन बता देता हूं कि आपको मैंने पहले ही एक बात बता दी क्या कि जो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग वाले जो हैलाइड हैं वो लेस रिएक्टिव होंगे किससे बच्चों, एल्काइल हैलाइड से लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से लेस रिएक्टिव होंगे कौन सी रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 याद करो। उनसे कम रिएक्टिव होंगे एराइल हैलाइड, मतलब जो एल्काइल हैलाइड थे कार्बन चेन वाले थे उनसे कम रिएक्टिव होंगे कौन बच्चों, एराइल हैलाइड। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों, और इसके बहुत प्यारे प्यारे रीजन है, ध्यान रखना। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ भी रखा है। ठीक है, CBSE एग्जाम में ना। तो देखते हैं बच्चों क्या है इसका रीजन। तो सबसे पहला रीजन देखो, ये तो मैं बच्चों से आप पूछ सकते हो अपने सीनियर से, हर सीनियर को, आपके जितने भी सीनियर है इस साल के, इससे पहले साल के, उससे पहले साल के, सबको ये रीजन आते होंगे जिनको अच्छे से आती है केमिस्ट्री। वो है रेजोनेंस। जब भी बेंजीन रिंग आ जाता है तब रेजोनेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है एक रीजन। ठीक है, अब रेजोनेंस से क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, हम पहले एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं क्लोरोबेंजीन के। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा फटाफट। देखो ये बेंजीन रिंग होता है, जिसको नहीं आते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बता देता हूं। ये क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन एक लोन पेयर डोनर है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, यहां से बॉन्ड से लोन पेयर खिंचते हैं। अब क्या होता है बच्चों आगे, अब कुछ नहीं होगा बच्चों। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, होता क्या है, ये वाला स्पीशीज जो ग्रुप अटैच होता है किस पे, बेंजीन रिंग पे, उसकी दो टेंडेंसी होती है, या तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे या फिर वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे। जैसा कि आप ये एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, तो ये लोन पेयर देगा। अब देखो होता क्या है, जो भी स्पीशी है वो जो भी, देखो यहाँ पे रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं, रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ध्यान रखना हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। रेजोनेंस में बच्चों हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो वीक बॉन्ड होते हैं या वीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहला फॉर्म तो इन द फॉर्म ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो ध्यान रखना बच्चों, जो
लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड है सिर्फ वही माइग्रेट करेंगे, उसके अलावा और कोई माइग्रेट नहीं करेगा, और वो सिर्फ अपने आजू बाजू वाले एटम पे ही माइग्रेट करेंगे। ये पूरी रेजोनेंस की कहानी होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। पूरी रेजोनेंस की कहानी ये होती है कि डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है बच्चों, कि वो अपने आजू बाजू वाले एटम्स में माइग्रेट करेंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। चले बच्चों आगे, जब समझते हैं क्या हो रहा है। अब हुआ क्या, देखो जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर आप अपने बोर्ड पे देख रहे होगे, तो जो Cl है उसके पास एक लोन पेयर है, उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया बच्चों, और लोन पेयर डोनेट किया बाजू वाला बॉन्ड पे जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है। और ये जो कार्बन है, ध्यान रखना, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड था, देखो यहां से भी बॉन्ड आ गया, यहां पे भी एक डबल बॉन्ड है, कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है, तो कार्बन ने ये बॉन्ड क्या कर दिया, अगले कार्बन को शिफ्ट कर दिया। अब इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ चुका है, मतलब लोन पेयर आ चुका है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी, ठीक है, फाइनल कॉल तक। अब बाकी तो आप सेम कर दो। अब फाइनल क्या होगा, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। बच्चों देखो फटाफट, अब क्या होगा, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ लोन पेयर आ गया, यहाँ सॉरी नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ आ गया। अब बताओ क्या होगा बच्चों, ये लोन पेयर यहाँ गया, ये यहाँ गया। सोना नहीं बच्चों, सोना नहीं, मुझे पता आपको नींद आ रही है, बहुत जोर की नींद आती है आजकल, तो लेट के तो वीडियो देखे ना, सही कह रहा हूं, पाप चढ़ेगा, ध्यान रखना, पाप चढ़ेगा, बुरा वाला, काट खाएगा आपको डॉगी। बताओ, लॉकडाउन में भी डॉगी घर पे आके काटेगा आपको, और वो भी मेरा। अब क्या होगा बच्चों बताओ, ये आपका पूरा हिसाब किताब हो गया क्या, रेजोनेंस में। ये पूरा रेजोनेंस हो गया, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 3 4 5। अब हम इसका हाइब्रिड बनाते हैं बच्चों। इसका हाइब्रिड क्या होगा, जिसमें सब चीजें मिक्स होगी, ध्यान से देखना। देखो डबल बॉन्ड हर जगह था, तो इसको ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे, या फिर गोले में भी दिखा देते हैं। ये क्लोरीन हमेशा देखो, एक बार बीच में कभी कभी क्या हुआ था, डबल बॉन्ड आया था, कभी नहीं आया था, इसलिए एक बॉन्ड पार्शियल होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कभी आया था कभी नहीं आया था, और यहां 3 जगह क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां तक बात क्लियर है आप सबको, ठीक है। अब बच्चों समझने की कोशिश करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था। अगर आपको मैंने पिछली प्रीवियस क्लासेस आपने मेरी ढंग से देखी है, तो आपने एक बात नोटिस की होगी प्रीवियस क्लासेस में या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कि होता क्या था, जैसे Rx प्लस NU, तो होता क्या था बच्चों, ये हटता था और ये आता था, यही तो होता था। अब इसके 2 तरीके थे, या तो SN1 था या SN2 था, ये आपको याद होगा बच्चों। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बॉन्ड का टूटना। जब तक Rx बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, चाहे आप SN1 से देख लो चाहे SN2 से देख लो। SN1 में कार्बोकैटायन बनने के लिए बॉन्ड टूटना चाहिए, और SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करे तो ये X आसानी से निकल जाना चाहिए। मतलब अगर आपको न्यूक्लियोफाइल को कार्बन में जोड़ना है तो ये X बॉन्ड को तो हटाना ही हटाना है, इस बीच के बॉन्ड को तो कैसे ना कैसे करके तोड़ना ही है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो क्या इसमें से न्यूक्लियोफिलिक एक्शन होना आसान है या मुश्किल है? जी हाँ, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब अगर इस बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, अगर इसकी मान लो स्ट्रेंथ बढ़ गई तो ऑब्वियस ही बात है इसको तोड़ना मुश्किल है। इसको तोड़ना मुश्किल है तो दूसरे का आना मुश्किल है, और दूसरे का आना मुश्किल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना मुश्किल है। बात समझ में मेरी? बात समझ में आ रही है? तो मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मल एल्काइल हाइड में R और X के बीच में कौन सा कार्बन होता है, कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है। और यहां पे कौन सा बॉन्ड है मेरे को बताओ? सिंगल तो है ही, साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड भी है। यहां कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डेड बॉन्ड समझ लो, डेड मतलब 1.5। वैसे 1.5 बोलना सही नहीं है, बट मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूं डेड बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसे बॉन्ड है? डेड बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है। 1.5 क्यों बच्चों? 1.5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो सिंगल बॉन्ड है, और रेजोनेंस की वजह से एक पार्शियली डबल बॉन्ड भी यहाँ पे क्या हो गया, अपीयर हो गया या फिर एग्जिस्ट कर रहा है। वेरएज यहाँ आप देखोगे, यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ओनली सिंगल बॉन्ड है। अब थोड़ा सा अपना बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और मुझे बताएं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिंगल बॉन्ड या फिर पार्शियल डबल बॉन्ड? यार ऑब्वियस ही बात है, एक से भले डेढ़, एक से भले एक से ज्यादा, तो ऑब्वियस ही बात है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड तोड़ना, डिसोसिएशन आसान होगा मुश्किल होगा?
बहुत ही मुश्किल होगा। और इसको अगर बॉन्ड डिसोसिएशन मुश्किल होगा तो क्या इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो पाएगा? जी नहीं, नहीं हो पाएगा। तो पहला रीजन समझ में आ गया कि लेस रिएक्टिव क्यों है, लेस रिएक्शन क्यों शो करते हैं एराइल हैलाइड, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। पहला रीजन क्लियर हो गया। अभी बड़ा वीडियो आएगा, 2 रीजन और है, 3 रीजन और है बच्चों, इसके ध्यान से देखना, सोना नहीं। तो पहला रीजन तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो ही गया होगा, रेजोनेंस। तो जब भी एग्जाम में पहला रीजन पूछे तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसका क्या बना देना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देने हैं और फिर समझा देना है। बाकी थ्योरी आप नोट्स कॉपी से आसानी से देख सकते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब दूसरा रीजन देखते हैं। अब दूसरा रीजन समझाने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता? आई होप आपको पता होगा। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 sp2 और sp कार्बन की पता है क्या होता है या नहीं पता? मैं एक बार आपको बता देता हूं, बाद में आप मेरे को डांटोगे। देखो 3 टाइप के कार्बन होते हैं, sp3 sp2 sp। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो कैसा कार्बन होगा, sp3। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा एक तो क्या होगा, sp2। और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो बच्चों क्या होगा, sp। यहां तक बात क्लियर है? पक्का? और याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखना आपने पढ़ा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। परसेंटेज एस करेक्टर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब आगे देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परसेंटेज एस करेक्टर मतलब क्या होता है कि एस का परसेंटेज कितना है पूरे इस हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहां पे मेरे को बताओ एस कितना है, एस कितना है, 1 है। आउट ऑफ टोटल कितने हैं बताओ, 1 एस और 3 पी मिला के कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें बताओ एस परसेंटेज एस कितना है, 25। यहां पे देखो बताओ परसेंटेज एस कितना है, 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3। 1 और 2 3 हो गए ना बच्चों, 100। तो कितना होगा बच्चों, 33.3। और यहां परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 50। बच्चों ये मैं आपको पहले ही 11th में पढ़ा चुका हूं बहुत बार, तो आई होप ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, जिसने मुझसे पढ़ा है ये। तो मेरे को तो परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज्यादा है, sp का है। तो मेरे को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, sp कार्बन की ज्यादा होगी। मतलब जो कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन। यहां तक बात क्लियर है? एक बार मैं रिफिल कर लेता हूं मार्कर एंड देन हम देखते हैं क्या बच्चों कि रीजन नंबर 2 क्या होगा। पहले ये यहां तक क्लियर हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं रीजन 2। रीजन 2 देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ हेलोजिनेटेड कार्बन। बहुत इजी सा रीजन है, समझने की कोशिश करना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखो फटाफट देखो, हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड को किससे, एराइल हैलाइड से। ठीक है, और देखते हैं कि एराइल हैलाइड कैसे 19 रह जाता है एल्काइल हैलाइड से। 19 मतलब कम रह जाता है। ठीक है, 19-20 सुना होगा ना आपने। चलो तो पहले तो हम बनाते हैं फटाफट क्या, एराइल हैलाइड। ये आपके पास एराइल हैलाइड है बेंजीन रिंग, और ये आपके पास एल्काइल हैलाइड। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन मेरे को बताओ कौन सा डिग्री कार्बन, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 sp2 या sp? क्या सिंगल बॉन्ड है इसके, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड दिख रहा है आपका इसके एक तरफ। तो ये कैसा कार्बन है भाई साहब, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और मेरे को तो भाई साहब ये कैसा कार्बन है बताओ, sp3 sp2 sp? सारे सिंगल बॉन्ड है तो कैसा कार्बन है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। अब हम ये कार्बन को चेक करेंगे। देखो एक बात आपको बतानी चाहिए कि हैलोजन जो X होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। मान लो X हमारे पास डॉन है, डॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। X एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एक बहुत ही गुड स्पीशी है। यहां तक बात क्लियर है मेरी? अब अगर मान लो, ध्यान से सुनो, एक बहुत बड़ा चोर आपके घर पे आया, बहुत बड़ा चोर। ठीक है, बहुत बड़ा चोर है, मतलब वो तो आपसे चोरी करके ही जाएगा, चोरी तो वो करके ही जाएगा। बट दो घरों में गया। घर नंबर 1 है जिसमें एक घर में रहता है ब्रूसली। कौन रहता है घर में, ब्रूसली। अब वो जब ब्रूसली से लड़ाई करेगा तो देखो चोर मान लो सबसे तगड़ा चोर है, तो ब्रूसली के साथ थोड़ी लड़ाई होगी तो चोरी करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये बात आप समझते हो क्यों मुश्किल होगा, कि ब्रूसली भी हाथ पैर चलाएगा, वो भी हाथ पैर चलाएगा, और एट लास्ट ब्रूसली भी क्या करेगा, अपनी जोर आजमाइश करेगा चोर से मतलब लड़ने की।
और दूसरे वो किस घर में गया चोर, चूसली। अब चूसली के घर जाएगा तो क्या है, चूसली आप जानते हो चूसा वसा पतला वसा, तो अब क्या है इसके घर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, इसको पीटना तो बहुत आसान है, एक हवा का झोंका भी क्या है चूसली को गिरा सकता है। तो सीधी सी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वाला कार्बन है sp2 जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले कार्बन से। अब x तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, बट मेरे को बताओ पोलैरिटी ज्यादा कहां पे डेवलप होगी, मतलब ज्यादा कहां से खींचेगा, यहां से ज्यादा खींचेगा, मेरे को बताओ, क्योंकि देखो इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 10 सेकंड में ही खींच के निकल जाएगा, तो यहां पे जो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, पोलैरिटीज हैं, वो ज्यादा बनेगी, और पोलैरिटी ज्यादा बनेगी मतलब जल्दी ये हेलोजन निकल सकता है। और अभी हमने प्रीवियसली क्या देखा था, आपको याद करो कि जिसमें जितनी जल्दी आपका क्या निकलता है, हेलोजन निकलता है, वो उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। तो क्योंकि इसमें जल्दी निकल रहा है, पोलैरिटी ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठ रही है या घुस रही है बात दिमाग में, कि क्योंकि ये जो चूसली पहलवान है जो हमारे पास, जिसके पास ताकत तो है नहीं, तो हेलोजन आएगा फटाक से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी, इस वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा और रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। अब इसको देखो, इस वाले एग्जाम्पल को, इसमें इसकी थोड़ी सी पहलवान थोड़ा ये ब्रूस ली आपके पास, तो ये इससे थोड़ी लड़ाइयां करेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो इसके बीच में जो पोलर डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा कम डेवलप होंगे, सॉरी पोलर डिफरेंसेस थोड़े कम डेवलप होंगे, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो मेरे को तो अगर आसानी से हैलोजन ही नहीं निकलेगा तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो दूसरा रीजन आपको समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा किसमें, हैलोजिनेटेड कार्बन में, इस वजह से क्या होगा, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब रीजन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, रीजन नंबर 3 क्या है। रीजन नंबर 3 बच्चों बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 3 है पॉसिबल रिपल्शन इन एराइल हैलाइड। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग। अब रीजन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, आई होप आपको समझ में आएगा ये वाला रीजन भी बहुत आसानी से। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है अभी ही लाइक कीजिए प्लीज, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं यार, आप तो मेरे अपने हो यार, ठीक है, ऐसा तो है नहीं मैं कोई यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ठीक है, मतलब वैसा यूट्यूब एक कॉमर्शियली यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैं तो एक कोचिंग का टीचर हूँ, ठीक है। अब आप लोग तो मेरे को जानते ही, उसके बाद भी आप लाइक ही नहीं करते, तो गलत बात है नहीं। प्लीज लाइक करा करो, शेयर करा करो, इससे क्या है मेरे को यार इस लॉकडाउन में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी वीडियोस कंटिन्यू बनाता रहूँ, नहीं तो आप मेरे को जानते हो मेरे जैसा आलसी इंसान, ठीक है। तो कृपया करके प्लीज लाइक कर दो यार, ठीक है, भला होगा तुम्हारा। चलो शेयर तो कर ही देना यार, है ना। चलो देखो, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, मेरे कुछ फर्क पड़ने वाला भी नहीं है वैसे, ठीक है, ऐसे बुरा मत मानना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉसिबल रिपल्शन ऑफ बेंजीन रिंग या पॉसिबल रिपल्शन इन एराइल हैलाइड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, अब ध्यान से देखो ये आपके पास एराइल हैलाइड है। अब अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को इसके पास आने की गुस्ताखी करनी है, अगर इसके पास न्यूक्लियोफाइल आना है, तो देखो समझने की कोशिश करना, जो बेंजीन रिंग होती है उसमें बार बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है ये क्या कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं। तो मान लो ये बेंजीन रिंग है इस प्लेन पे, तो होगा क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहेंगे हमेशा, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है क्या करते रहेंगे, बार बार माइग्रेट करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, रेजोनेंस करते रहेंगे। अब इनके ऐसे रेजोनेंस करने की वजह से क्या होता है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड जनरेट हो जाता है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का मतलब, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब यहां पे जैसे आप ये मान लो कि पंखा चल रहा है, तो पंखे की 3 ब्लेड्स हैं, तो पंखा जब मूव करता है तो क्या होता है, वहां पे हवा आने लग जाती है। अब पंखे की हवा, मतलब पंखे की हवा आगे भी आएगी और ऊपर भी आएगी, मतलब नीचे भी आएगी और थोड़ी बहुत ऊपर भी आएगी, क्योंकि हवा आ किस वजह से रही है, ब्लेड्स के रोटेट होने की वजह से, तो ऊपर भी देगा और नीचे भी देगा। सेम यहां पे जब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड डेवलप होगा, एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड जनरेट होगी, ये रिंग के ऊपर भी होगी बच्चों और ये एक रिंग के नीचे भी होगी। यहां तक मेरी बात आप सबको क्लियर हो रही है, नहीं हो रही बच्चों,
ठीक है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज का क्लाउड डेवलप होगा और नीचे भी एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड डेवलप होगा। एक इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो हम ऊपर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप होगा, और बेंजीन रिंग के नीचे भी क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप होगा, जो कि कैसा चार्ज होगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। यहां तक बात क्लियर है मेरी बच्चों, पक्का। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आने की गुस्ताखी करेगा, तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी है और ये बेंजीन के ऊपर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, तो इस वजह से ओवरऑल इन सबके जो मिक्सचर की वजह से क्या होगा, एक तगड़ा रिपल्शन फेस करेगा। कौन बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इतना तगड़ा रिपल्शन फेस करेगा कि न्यूक्लियोफाइल कभी पास नहीं आ पाएगा बेंजीन रिंग के। बोलेगा भाई जाऊं क्यों वहां पे तो पहले ही खतरा है, मैं भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, मैं भी तलवार लेके खड़ा हूं वो भी तलवार लेके खड़ा है, तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के पास नहीं जा पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, और बेंजीन रिंग हाईली इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तीसरा रीजन क्लियर हो रहा है। अब तक बताओ फटाफट कौन कौन से 3 रीजन देख लिए। पहला रीजन था बच्चों रेजोनेंस, दूसरा रीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ हेलोजिनेटेड कार्बन, और तीसरा रीजन था पॉसिबल रिपल्शन ऑफ बेंजीन रिंग इन एराइल लाइट्स। यहां तक बात क्लियर हो रही है, पक्का। चलो अब लास्ट रीजन देख लेते हैं फटाफट, बहुत ही आसान सा रीजन है लास्ट तो, ठीक है। लास्ट रीजन है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन। रीजन नंबर 4 है बच्चों, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ध्यान से देखना बच्चों, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब इंस्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों फिनाइल कैटायन की, समझने की कोशिश करना मेरी बात, बहुत आसान है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। अब बच्चों लास्ट रीजन है हमारे पास, वो है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब ये होता क्या, समझने की कोशिश करो। देखो ये हमारे पास बच्चों एराइल हैलाइड है, हेलो एरीन है जिसको हम कहते हैं। अगर मान लो इस एराइल हैलाइड या हेलो एरीन का क्या हो गया, मान लो पहले तो अपने देखा है 3 रीजन से कि निकलना ही मुश्किल है, बट तब भी मान लो इसमें से क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल निकल गया। तो न्यूक्लियोफाइल जब निकलेगा तो क्या होगा, बेंजीन रिंग पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फिनाइल कैटायन। और देखो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेंजीन रिंग के, तो ये रेजोनेंस से कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, यह हमेशा क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा रेजोनेंस से। तो फिर मतलब ही क्या है ऐसा कार्बोकैटायन बनने का जो स्टेबल ही नहीं है। याद करो SN1 रिएक्शन में क्या होता था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो ना तो ये SN1 शो करेगा, और SN2 में क्या होता था, बैक साइड अटैक। और इससे पहला वाला रीजन हमने देखा था कि इतना तगड़ा रिपल्शन देता है ये न्यूक्लियोफाइल को कि वो पास नहीं आ सकता। तो ना ही SN1 के थ्रू आ सकता है क्योंकि कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, ना ही SN2 के थ्रू आ सकता है क्योंकि आपको पता है SN2 में क्या प्रॉब्लम थी, याद करो, स्टेरिक क्या कहते हैं, रिपल्शन फेस करेगा, रीजन नंबर 3 जो देखा था हमने। तो इस वजह से SN रिएक्शन शो करने में एराइल हैलाइड बहुत ही लेस रिएक्टिव है। तो SN रिएक्शन शो करेगा भी नहीं, सिर्फ एक रिएक्शन हम देखेंगे डाउस प्रोसेस, वहां पे सिर्फ ये SN रिएक्शन शो करेगा, उसके अलावा वो भी बहुत लिमिटेड करेगा, उसके अलावा ये SN रिएक्शन शो करेगा भी नहीं। यहां तक बात क्लियर है मेरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे बच्चों, SN रिएक्शंस की एक रिएक्शन है इसकी वो देखेंगे, और इसकी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक तो कर नहीं पा रहे ये, ठीक है। चलिए तब तक के लिए खुश रहें, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, ठीक है। शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि शेयर करने से हमारा भी फायदा होगा और आपके फ्रेंड्स का भी फायदा होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, सीधी सीधी बात कहता हूं, ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाता, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए खुश रहें, ठीक है, और जय हिंद।